हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस गुरुज एमसीक्यू चैनल। तो अभी हम केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10 का। तो मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो सारे एमसीक्यू मैं करवाती हूँ विद एक्सप्लेनेशन, ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास ऑप्शन है स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, नंबर बी है लिक्विफैक्शन ऑफ एयर, नंबर सी है कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिश इन द ओपन, नंबर डी है हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो आपको ये सारे ऑप्शन में बताने कौन सा जो ऑप्शन है उसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि हम कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हो चुका है। ठीक है, तो जो केमिकल चेंज होते हैं वो 5 स्टेट्स ऑफ केमिकल चेंज होते हैं। अगर ये सारे चेंजेस में कोई एक भी चेंज आपके रिएक्शंस में हो रहा है, इट मीन्स कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहला चेंज क्या होता है, या तो कलर चेंज हो जाएगा, या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, या गैस का फॉर्मेशन होगा, या उसका ओडर चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साफ साफ दिख रहा है नंबर डी में कि जब हम कॉपर वायर को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में ही हम हीट करते हैं, है ना। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज यहाँ शो कर रहा है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, या फिर केमिकल रिएक्शन यहाँ आकर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटाशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हम करते हैं, एक्वस पोटासियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म लेकर एंड लीड नाइट्रेट वो भी एक्वस फॉर्म होगा, तो एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और वो उसका नाम होता है लीड आयोडाइड। लेकिन अगर ये एक्टिविटी करते समय अगर हमारे पास लीड नाइट्रेट अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह पे हम फिर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारा लीड सल्फेट इनसॉल्युबल, नंबर बी में लीड एसीटेट, नंबर सी अमोनियम नाइट्रेट, नंबर डी पोटासियम सल्फेट। तो करेक्ट आंसर होगा लीड एसीटेट। अगर लीड नाइट्रेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम लीड एसीटेट भी लेकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। लीड एसीटेट जो है वो लीड नाइट्रेट की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट है जो वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और सेम प्रोडक्ट देता है, दैट इज़ लीड आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला है PbI2। जैसे लीड नाइट्रेट ये एक्टिविटी के दौरान लीड नाइट्रेट भी जो है वो प्रोडक्ट कौन सा देता है, तो वो प्रोडक्ट देता है लीड आयोडाइड। तो उसी तरह से लीड एसीटेट भी अगर हम लीड नाइट्रेट की जगह यूज़ करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वो लीड आयोडाइड ही मिलेगा। अब क्या है कि लीड सल्फेट जो है, अब इसमें हम नंबर ए में लीड सल्फेट दिया है, इसको हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो हम ऐसे ही कुछ लेंगे जो वाटर में सॉल्युबल है, तभी हम ये एक्टिविटी कर पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगोरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकम्पेन्ड बाय लिबरेशन ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम सॉलिड फॉर्म में ले लें तो वो वाटर के साथ वाइगोरसली रिएक्ट करता है और हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कुछ हीट देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और उसका सॉल्यूशन बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम वाटर में डालें तो वो क्या बन गया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन गया और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड द सॉल्यूशन फॉर्म्ड। ये जो दो बातें मैं यहाँ कर रही हूँ क्वेश्चन में, तो ये जो 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ये 2 एक्टिविटी के लिए ट्रू होगा। तो नंबर 1 है इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एक्टिविटी हम करेंगे क्या वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, या नंबर 2 ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, या नंबर 3 जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो pH है वो 7 से ज़्यादा होगा, या नंबर 4। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2 एंड 3। एक तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होगा, दूसरा इसमें जो सॉल्यूशन उसका pH 7 से बड़ा होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। सबसे पहले तो देखिए नंबर 1 कि वो अगर एक्सोथर्मिक है तो क्यों है। तो स्लेक्ट लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो स्लेक्ट लाइम देता है। आफ्टर एडिंग वाटर टू क्विक लाइम प्रोड्यूसेस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट। और जब हम वाटर ऐड करते हैं तो बहुत सारा हीट निकलता है। ठीक है, तो इस वजह से चूँकि ये हीट निकल रहा है तो इसलिए स्लेकिंग ऑफ लाइम जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा सही ऑप्शन था कि जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका जो pH वो 7 से बड़ा होगा, तो इसके लिए हमारा एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है। तो ये देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसका pH 9 होता है। अब जब हम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ अ pH equal to 7, the neutralization of a strong acid and weak base will have a pH of less than 7, and conversely the resulting pH when a strong base neutralizes a weak acid will be greater than 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब
रिजल्टिंग पीएच जो है वो किसका, जब स्ट्रॉन्ग बेस जो है वीक एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होता है तो उसका जो पीएच है वो 7 से बड़ा हो जाता है। तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, दैट इज़ वो एक्सोथर्मिक होगा। दूसरा कि उसका जो पीएच है वो 7 से बड़ा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। हमारे पास ऑप्शन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है, नंबर ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन 2 क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, नंबर बी क्लोरीन गैस एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, नंबर सी हीट एब्जॉर्ब होगा, दैट इज टेस्ट ट्यूब्स जो है वो कोल्ड हो जाएगा। हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब कि टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडा हो जाएगा। नंबर डी आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। तो इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए, लेट अस कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। सबसे पहले हम एसिड और मेटल के बीच के रिएक्शन को समझते हैं। जब हम एसिड को मेटल के साथ ऐड करते हैं तो वो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। और इस केस में क्या है, एसिड क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मेटल क्या है, आयरन है। तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आयरन फिलिंग्स के साथ ऐड करेंगे तो आयरन 2 क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और जिसको हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं वो होगा। तो ये केमिकल इक्वेशन से आप देख सकते हैं, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखिए FeCl2 यानी सिंगल हुआ, आयरन और Cl ऐड हो गया तो ये सिंगल रिप्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। और जो H है वो H2 गैस के फॉर्म में बाहर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना है हमें कि जब आयरन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो आयरन 3 क्लोराइड फॉर्म करता है, और वो जो रिएक्शन होता है वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जबकि आयरन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो आयरन 2 क्लोराइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। तो अब यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज़ H2O2 एक्वस फॉर्म में गिव राइज टू वाटर लिक्विड फॉर्म प्लस O2 गैस फॉर्म। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा जब हम ऑक्सीजन गैस को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। तो ये रिएक्शन होता है, तो इस रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। ये जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन है और एंडोथर्मिक है। नंबर बी है कि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नंबर सी है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और हीट रिलीज़ होता है। नंबर डी है ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक नेचर में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और एंडोथर्मिक नेचर है। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए कि ये जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो टूट जा रहा है, टूट कर वो एक या एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट इज़ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये तो शो करता है कि डिकम्पोजिशन हो रहा है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जब एक रिएक्टेंट टूट कर एक या एक से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब इसमें हीट रिलीज़ हो रहा है या नहीं वो हम देखेंगे। तो इसमें हमें देखना है कि इसमें हीट रिलीज़ हो रहा है या नहीं। सबसे पहले तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम एनालिसिस रिएक्शन या केमिकल ब्रेकडाउन्स भी कहते हैं। अब हमारे पास ये सवाल है कि क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा ही एंडोथर्मिक होता है। तो आप आंसर में देख सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन प्रोसीड्स। तो डिकम्पोजिशन तभी होता है जब हम उसमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी एनर्जी देते हैं, और एनर्जी किस फॉर्म में, या तो हीट फॉर्म में या तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में। अब जैसे ही ये रिएक्शन इन्वॉल्व, अब इस रिएक्शन में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। कि क्यों टूटता है, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो इस वजह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। लेकिन कभी कभी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी होता है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो एंडोथर्मिक रहेगा। तो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक भी होता है और एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक क्यों होता है। एंडोथर्मिक का तो हमने देख लिया कि डिकम्पोजिशन के लिए बॉन्ड का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है, तो ब्रेकडाउन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में ही दे सकते हैं। तो चूँकि एनर्जी वहाँ एब्जॉर्ब होता है तो इसलिए वो एंडोथर्मिक होता है। अब हमें देखना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट रिलीज़ भी होता है, तो कैसे। अब देखिए, रिस्पायरेशन एंड डिकम्पोजिशन में जब बिगर मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होता है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज़ भी होता है ना। तो एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है और एनर्जी रिलीज़ भी होता है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहलाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये रिएक्शन आपका दिया हुआ है 4NH3 गैस फॉर्म प्लस 5O2 गैस फॉर्म गिव राइज टू 4NO गैस फॉर्म प्लस 6H2 गैस फॉर्म। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये हमें पता करना है। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आप देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन जो है वो अमोनिया के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसलिए ये एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़रूर होगा। और अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है ऑक्सीजन के ऐड होने से, है ना। आप देख सकते हैं 4NO फॉर्म हो गया,
ठीक है। अमोनिया से नाइट्रोजन निकल के वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर 4NO फॉर्म किया और इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कहलाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और इसका कंपाउंड फॉर्म करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों करता है। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो है उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा एंड रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। और ये होता क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करता है, किसी भी केमिकल स्पीसीज़ के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज करता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ पर हमारा जो केमिकल रिएक्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ हो रहा है एंड नंबर 3 रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा केमिकली रस्ट को केमिकली क्या कहते हैं, क्या फेरिक सल्फेट कहते हैं या फेरिक ऑक्साइड कहते हैं या हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड कहते हैं या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका जो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, रस्टिंग मेनली हैपेंस ऑन सर्फेसेज ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। आयरन या कोई एलॉय है तो उसके सर्फेस पे रस्टिंग होता है। कोरोजन्स क्या होता है, कोरोजन्स रिजल्ट्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल और सम अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। किसी भी मटेरियल का टूटना, किस लिए, उसमें अगर केमिकल रिएक्शन हो जाए या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो जाए या कुछ और टाइप का रिएक्शन हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। केमिकली जो है वो रस्ट का जो फॉर्मूला है वो है Fe2O3.XH2O। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि रस्ट को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि रस्ट जो है वो मॉइस्ट एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में ही होता है। और हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि रस्ट को 3 केमिकल्स ऑर्डर फॉर्म में चाहिए, ठीक है। 3 केमिकल्स उसको चाहिए, दैट इज़ आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 4Fe है आयरन, देन प्लस 3O2 है ऑक्सीजन, देन 2X वाटर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस फॉर्म में आपका दिया हुआ है। तो हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड जिसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, बिकॉज हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज़ +3, ठीक है। आयरन 3 ऑक्साइड क्यों बोले हम, क्योंकि यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कलर ऑफ जिंक मेटल का जो कलर है क्या वो वाइट है या ग्रे है या रेडिश ब्राउन है या सिल्वरी है। तो एक्सप्लेनेशन आप देखिए, सॉलिड स्टेट में जो जिंक मेटल है वो अपने मेटेलिक बिहेवियर की वजह से सिल्वरी अपीयरेंस देता है, लेकिन जब हम जिंक का सॉल्ट या सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं तो जिंक जो है वो अपने सॉल्यूशन में हमेशा कलरलेस हो जाता है क्योंकि उसका नेचर जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। इसीलिए हम जिंक मेटल को सिल्वरी कलर का बोलते हैं। वी नो दैट एलिमेंट्स विच आर क्लास, अब हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो है वो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में क्लासिफाइड है अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और कैसे अरेंज करते हैं, तो उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो ऑर्बिटल्स है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं। ये जो स्पेसिफिक डिविजन्स है उसको ब्लॉक्स भी कहते हैं एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसमें 4 ब्लॉक्स होता है। कौन कौन से, तो S, P, D एंड F। अब ध्यान रखने की बात यह है कि ऑल्दो बीइंग अ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, लेकिन जिंक मेटल जो है उसको ट्रांजिशन मेटल नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता है और ना ही इसका जो एलिमेंट स्टेट है वो होता है और ना ही इसका कोई ऑक्सीडाइज स्टेट होता है। तो जिंक मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, दैट इज़ इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और यही रीज़न है कि ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जिंक मेटल का जो कलर है वो सिल्वरी है और इसके जिंक मेटल से रिलेटेड मैंने आपको एडवांस में कुछ और चीज़ें बता दी। तो अगर आप मेरे MCQs को अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बिल्कुल 80 to 90% स्कोर जरूर करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट HCl रिएक्ट्स विद जिंक मेटल। जब हम डाइल्यूट HCl को जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें से कौन सा चीज़ जो है हमें ज़रूरत पड़ता है, जो इस रिएक्शन के समय जो गैस इवॉल्व होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस का हमें रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, नंबर 2 है रेड लिटमस सॉल्यूशन, नंबर C है लाइम वाटर, नंबर D है बर्निंग स्प्लिंटर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बर्निंग स्प्लिंटर, हमें बर्निंग स्प्लिंटर की ज़रूरत होगी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, जिंक जो है एक रिएक्टिव मेटल है जो कि HCl के साथ रिएक्ट होने से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और वो कैसे एक पॉप साउंड देता है, बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, ठीक है। तो इक्वेशन आप देखिए, जिंक प्लस 2HCl गिव राइज टू ZnCl2 प्लस H2
और ये पॉप साउंड को देते हुए इसका देखिए ऊपर की ओर एरो है, मतलब इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बर्निंग स्प्लिंटर। हमें बर्निंग स्प्लिंटर मिलेगा तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि गैस इवॉल्व हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने एक एक क्वेश्चन को डीप एक्सप्लेनेशन देकर समझाया है। तो आप बेफिक्र होकर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एमसीक्यू है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।